नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने की प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता। सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्रालयों और राज्य सरकारों से लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने का आदेश। कोलकाता के तारातला में गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, 3 मृतकों की हुई पहचान। घायलों का हालचाल जानने के लिए एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं ज्यादातर मजदूर। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। 100 से ज्यादा से अधिक संस्थानों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान जारी। वायरल वीडियो मामले में घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर भाजपा का करारा हमला। भगवंत मान पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सीएम मान ने खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। कर्नाटक में जमीन घोटाले पर सुलगी सूबे की सियासत। लैंड लूट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे पर ट्रस्ट के जरिए सरकारी जमीनों को निजी बनाकर कब्जाने का आरोप। और भारत यूएई रक्षा सहयोग पर नई दिल्ली में हुई बैठक। रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने पर जोर। भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। करीब 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजनाएं 4 राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न सिर्फ लागत बढ़ाती है बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने और उच्चतम स्तर पर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फॉलोअप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों की एक टीम गठित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो बेहद अहम बैठक और ये 52वीं बैठक रही है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तस्वीरें आपके सामने हैं प्रगति की। यह 52वीं बैठक कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण, तमाम क्षेत्रों पर इसमें फोकस किया गया है और लगातार निरंतर जो प्रयास है वो आगे बढ़ते रहे। इसको लेकर लगातार इस पर आगे की कार्यप्रणाली जो है वो निर्धारित की जा रही है। इसके अलावा करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो 4 राज्यों में फैली हुई हैं और उन्हीं पर लगातार ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिससे आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके और साथ ही साथ जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाया जा सके। सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जैसा हमने हमेशा देखा है अध्यक्षता उन्होंने की और उसके बाद एक निर्णायक आगे की दिशा निर्देश भी यहाँ से निकलते हुए नजर आए। ऐसे में क्या बहुत खास रहा इस पूरी बैठक में? सबसे पहले चाहूंगा कि उस पर आप रोशनी डालें। सुधाकर। गौरव, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण
और ये इसलिए भी हम जानते हैं कि बीते जो 51 बैठक हो चुकी है, आज 52वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में अपने कार्यालय से की। और जो प्रोजेक्ट करीब 4-5 दशक से 6 दशक से 50-60 वर्षों से अटके पड़े हुए थे, इस तरह के प्रोजेक्ट इस प्रगति बैठक में आने के बाद उसमें तेजी आई और वो प्रोजेक्ट पूरे भी हुए हैं। तो हम लगातार पिछले 12 वर्षों में देख चुके हैं कि किस तरह से प्रगति प्लेटफॉर्म ने काम किया है। और ये एक बड़ा मकसद है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, कभी राज्यों में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का, ये केंद्र में भी ये समस्या हो सकती है। तो ये जो साइलोज में काम ना हो, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, उस मकसद से इस प्लेटफॉर्म की रचना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और काफ़ी वो फ्रूटफुल रहा। निश्चित तौर पर आज की बात भी की जाए तो जो 30,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, खास तौर पे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो बात कर रही है वो की जा रही है, और उसमें जो रोड प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज हैं, पावर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। लेकिन आज अगर सबसे खास मैं जिन दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, एक तो प्रधानमंत्री लगातार हर मोर्चे पर, हर मंच से टीबी मुक्त भारत अभियान की चर्चा कर रहे हैं और आज भी उन्होंने एक व्यापक तौर पर समीक्षा की किस तरह से इसमें एआई को इंक्लूड करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। फॉलो बहुत जरूरी होता है टीबी पेशेंट्स में, उसके लिए क्या एनसीसी कैडेट, माई युवा भारत के जो वॉलंटियर्स हैं उनको अवेयरनेस हो, पेशेंट फॉलो हो, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो, उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दूसरी तो बड़ी समस्या है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी किया था, जो साइबर फ्रॉड की समस्या है, जो कई बार बुजुर्गों को या कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो ठगी की जाती है। तो साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से कैसे निपटा जा सके, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो देश के नागरिक हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो एक ओनरशिप होना चाहिए। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो कौन उसकी खोज करेगा, कौन उसको सजा दिलाएगा, कौन वो पैसे वापस दिलाएगा लोगों को, तो इसकी कोई व्यवस्था होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अपनी जगह है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट भी, और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेहतर होना चाहिए। तो इसकी बात प्रधानमंत्री ने, क्योंकि स्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल होता है और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्टेट्स को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस मामले में उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि जो E0 FIR मैकेनिज्म है वो एक तरह से उसको प्रभावी बनाया जाए ताकि फास्टर रजिस्ट्रेशन हो सके FIR का साइबर फ्रॉड केसेस में। तो ये बहुत बड़ा एक उनका कंसर्न था और चिंता थी, और उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ भी गौरव, जो गति शक्ति प्लेटफॉर्म है, हम जानते हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो डाटा है, विभिन्न मोर्चों पर जो काम चल रहा है, उसका एक रियल टाइम अपडेशन गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर होता रहे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट्स को, उनको मदद मिले। किस तरह के बॉटल नेक्स है, किन चीज़ों से होते हुए उस प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ेगा, उसकी सही सटीक और अपडेटेड जानकारी मिले, तो उसको भी उन्होंने रिव्यू किया है। तो एक ठीक है, पूरा कह सकते हैं कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल बढ़ाया जाए, स्वस्थ भारत के लिए टीबी मुक्त भारत को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए। तो आम लोगों की चिंता जिस साइबर क्राइम से उनको कैसे निजात दिलाया जा सके, कैसे उनको बचाया जा सके। तो बिल्कुल, और इसीलिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है और इसीलिए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो और तेज गति से शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। आपको बता दें, कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन फैक्ट्री शेड गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई।
इस हादसे में कई मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी SSKM अस्पताल पहुंचे, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर बिहार के मुंगेर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 अन्य की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जिनकी पहचान हुई है उनमें कृष्णा चौधरी, रोहित चौधरी और राहुल चौधरी है। वहीं पुलिस मजदूरों के ठेकेदार से भी पूछताछ में लगी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें कई लोग हादसे का शिकार हुए। दरअसल टीएमसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार का परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तारातला में 6,689 वर्ग मीटर जमीन पर बन रहे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर कई अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इस पर आइए देखते हैं टीडी न्यूज संवाददाता सौरभ दत्ता की ये खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी की शासनकाल में भ्रष्टाचार की नींव कितनी गहरी थी, 3 लोगों की मौत ने वो बात और एक बार सामने ले आया। कोलकाता बंदर के तारातला के इसी जमीन के ऊपर एक कारखाना बनाने के लिए शंभू बेहरा नाम के एक व्यक्ति को यह जमीन लीज में दिया गया था और ये जमीन 2026 के 17 जनवरी को इसका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ और वो बिल्डिंग प्लान केएमसी के सूत्र के अनुसार, हवाले के अनुसार, वो बिल्डिंग प्लान इलीगल था। नतीजा ये जो लोहे का जो इमारत है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो गिरकर यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 18 लोग बच निकले, लेकिन अभी भी कम से कम 15 मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम मिलकर बचाव कार्य चला रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये घटना बिल्डिंग प्लान में खामी के कारण हुई है। अभी NDRF की टीम स्नीफर डॉग के जरिए यहाँ पर देख रही है, कहीं जाने यहाँ पर है कौन कौन जगह पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये जो जगह है, इस जगह पर यहाँ पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोलकाता पोर्ट के तृणमूल विधायक फिरहाद हाकिम है, कोलकाता पुरसभा के मेयर भी फिरहाद हाकिम ही थे और इसी से ये सवाल उठ रहा है, क्या इस घटना के का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फिरहाद हाकिम? कैमरा पर्सन राकिब के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। और वहीं कोलकाता के तारातला क्षेत्र में हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों ने बताया कि स्थिति बेहद भयावह है और अभी भी कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बचाव एजेंसियों का सहयोग करने की अपील भी की है, ताकि राहत कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। मौके पर बचाव दल स्थिति पर नजर बनाए हुए और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास भी जारी है। हादसे के तुरंत बाद प्रत्यक्षदर्शियों से बात की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए क्या कहना उनका। स्थिति अभी बहुत भयावह है। आप जाके देखिए वहाँ पे कि आपको रहा नहीं जाएगा। खुद अंदर से हम देख रहे हैं, आदमी लोग कटा हुआ अंदर पे है। अभी भी कम से कम 30-40 आदमी तो अंदर फंसा ही होगा, जो अंदाज है। जहाँ जहाँ पर साउंड मिल रहा है, आदमी उसको काट के निकाल रहा है, लेकिन जिंदा रहने का अंदाज बहुत कम है, क्योंकि दब चुका है आदमी। अब चांसेस बहुत कम है कि कोई जिंदा मिले। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत परिश्रम से काट के निकाला जा रहा है उनको। बहुत दिक्कत है, सारे लोग दबे हुए पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। हम लोग पानी दिए, देखिए मेरा ब्लड लगा हुआ है, हम बॉडी खींच के निकाले हैं। इलीगल है, इंजीनियर सही से पास किया नहीं, पैसा लेकर पास किया है, लापरवाही है, मटेरियल सही नहीं है। अगर ऐसा रहता तो क्यों फंसेगा। और वहीं कोलकाता के तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास निर्माणाधीन एक बहुमंजिला वेयरहाउस का विशाल शेड अचानक ढह गया, जिससे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 5 श्रमिकों की मौत हो गई है। कोलकाता के तारातला इलाके में दोपहर के समय जब मजदूर रोज की तरह निर्माण कार्य में जुटे थे, तभी लोहे के बीमों पर टिका विशाल शेड अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और बचाव के लिए स्थानीय लोग तुरंत जुट गए।
हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, फायर ब्रिगेड और पुलिस की संयुक्त टीमें अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। अभी भी 12 से 15 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। घायलों का इलाज कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। 25 জনের রেস্কিউ করা গেছে, তার মধ্যে 5টা ব্রড ডেথ আছে আর 20 জনকে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দুটো ক্রিটিক্যাল আছে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডক্টরসরা তারা চেষ্টা করছেন। ये बहुमंजिला वेयर हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की भूमि पर बनाया जा रहा था, जिसे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सुविधा विकसित करने के लिए लीज पर दिया गया था। विपक्षी दलों ने निर्माण प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने फिलहाल बचाव कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसके साथ ही एक विशेष टीम का गठन कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और 31 जुलाई तक ममता बनर्जी के कार्यकाल में दिए गए सभी टेंडर के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। जो बना रहा था, सॉइल टेस्ट हुआ क्या नहीं, इसका पूरा हर चीज तो जांच होना चाहिए। कैसे क्या हुआ था, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों बन रहा था, तो सुपरविजन क्यों नहीं था। अभी सबसे जरूरी है कि रेस्क्यू हो। रेस्क्यू वर्क चल रहा है, पिछले सरकार के समय परमिशन दिया गया होगा, जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, या पिछले दिनों भी देखा गया था कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे बहुत सारी चीजों की परमिशन देके रखी थी जो इलीगल था, ठीक नहीं था, तो सरकार देखेगी। अभी एक ही प्रायोरिटी है, रिकवरी कितना हो सके अंदर से जो लोग ट्रैप्ड है। सब इलीगल है, टीएमसी का सालों से ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन लगा के रखे, बाकी उसका तो हिसाब बाद में होगा। अभी एक ही प्रायोरिटी है कि रिकवरी करना है, अभी रिकवरी पे फोकस रखिए। अभी सब जितने हो सके हम लोग सबको, हम एसएसकेएम हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर सेंटर में, इधर मेडिकल टीम भी है और एसएसकेएम ट्रॉमा केयर में ले जा रहा है सबको। वो लोग बाकी वहाँ क्या हो रहा है उसके बाद वो तो होगा ही, मगर अभी मेन प्रायोरिटी है कि रिकवरी ऑफ दोज़ हु हैव बीन ट्रैप्ड। कोलकाता के तारातला में हुए इस हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि राहत और बचाव दल जल्द से जल्द मलबे में फंसे सभी लोगों तक पहुंचने में सफल होंगे। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद योगी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच का महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। वहीं नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न होने पाए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा मानकों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों की जांच का व्यापक अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमें सुरक्षा मानकों की गहनता से जांच कर रही हैं। 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया हो तो ताजे नौबत नहीं है। पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी कोचिंग चला रहे हैं सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एग्जिट प्रॉपर नहीं थे, जो स्टेयरकेस थी वो जो स्टेयरकेस जो थी वो उस पे एसी के आउटडोर यूनिट लगे हुए थे और ऊपर से दरवाजा बंद किया हुआ था। हमारी वहाँ कोई एनओसी नहीं थी और हमारे एक्ट में भी नहीं आती है। हमारी अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पे भी अभियान चला रही है। अलीगंज में भी अभियान चल रहा है, सब जगह पर अभियान चल रहा है। जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
हादसे वाली इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर बिल्डिंग मालिकों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है, अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रदेश व्यापी अभियान के दौरान अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई की जद में छोटे ही नहीं बल्कि कई बड़े संस्थान भी आए हैं। गाजियाबाद में 59 कोचिंग सेंटर सहित 62 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। कानपुर में एलन कोचिंग, विद्यापीठ, फिजिक्स वाला, एलन समेत 32 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। तो वहीं सहारनपुर में 6, वाराणसी में 8, हापुड़ में 6, रायबरेली में 12 और अयोध्या में 7 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। अलीगढ़ में 3 कोचिंग सेंटर बंद कराए गए, जबकि कई संचालक कार्रवाई के डर से ताला लगाकर फरार हो गए। मेरठ में भी बड़ी संख्या में अपंजीकृत संस्थान सामने आए हैं। बरेली, मथुरा, बुलंदशहर, शामली, बागपत, बिजनौर में भी व्यापक जांच अभियान चलाया गया। अलीगंज हादसे के बाद योगी सरकार की यह व्यापक कार्रवाई सिर्फ दोषियों पर शिकंजा कसने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सख्त निगरानी, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की इस पहल से ये संदेश गया है कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढांचे के तहत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मरजूकी ने की। बैठक में रक्षा उद्योग सहयोग के विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, उभरती और विशेष प्रौद्योगिकियों के बेहतर उपयोग तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने और पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर ढंग से समझने और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नया सूचकांक शुरू करने जा रही है। इसका नाम इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जुलाई 2026 में इसे जारी करेगा। ये सेवा क्षेत्र के लिए उसी तरह से काम करेगा जैसे उद्योग क्षेत्र के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP करता है। इस सूचकांक के माध्यम से सरकार हर महीने ये जान सकेगी कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इससे नीति निर्माण, निवेश संबंधी निर्णय और आर्थिक विश्लेषण अधिक सटीक हो सकेंगे। इस सूचकांक में थोक एवं खुदरा व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, होटल और रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, पेशेवर एवं तकनीकी सेवाओं और मनोरंजन जैसी प्रमुख सेवाओं को शामिल किया गया है। हालांकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, कुछ सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं और कुछ गैर बाजार गतिविधियों को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार ISP देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण और त्वरित संकेतक साबित होगा। इससे सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को नियमित रूप से मापा जा सकेगा और अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन संभव होगा। और वहीं केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की समीक्षा की जाएगी और अगले 3 वर्षों में रणनीति पर मंथन होगा। इस अवसर पर अमित शाह विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल 2026 से 2029 जारी करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार इस दस्तावेज में मांग में कमी, आपूर्ति पर नियंत्रण, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, समय सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट आधारित तस्करी, युवाओं को नशे से दूर रखने और उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों के विस्तार जैसे उभरते मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया है। गृह मंत्री इस दौरान NCB वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे। जम्मू और गुवाहाटी में बने
नए एनसीबी जोनल कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा कानून के अनुरूप करीब 2,09,500 किलोग्राम मादक पदार्थों, जिनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है, को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवेश अभियान तेज हो गया है। बेंगलुरु में आयोजित यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में सीएम ने देश की प्रमुख टेक और निवेश कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइक्रो मोबिलिटी और मोबाइल एडवर्टाइजिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर अहम चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री का फोकस उत्तर प्रदेश को तकनीक और इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनाने पर है। सरकार को उम्मीद है कि इन निवेशों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, साथ ही वैश्विक कंपनियों का उत्तर प्रदेश की ओर रुख भी और मजबूत होगा। He is a great listener. He listened to us very intently. He understands technology and the role of technology very well. And our proposal to him was to establish a deep tech hub in UP, and he was extremely supportive of that. I think he has great vision for the UP of 2045, and we will all participate in making sure that that vision comes true. Uttar Pradesh has immense possibilities. I think there are some raw material that is required to grow, especially on the deep tech side of things. भारत के छोटे रिटेलर्स और व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मॉडर्न मार्केट में गैर कानूनी व्यापार से मुकाबला विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल सहित इंडस्ट्री एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, कानूनविद, कंज्यूमर एडवोकेट और रिटेल सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान देश की तेजी से बदलते रिटेल इकोसिस्टम में गैर कानूनी व्यापार, नकली उत्पादों और बाजार में अनुचित तौर तरीके में बढ़ते हुए खतरों पर यहां पर चर्चा की गई। और इस अवसर पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि नकली उत्पादों पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। मैंने सेमिनार में इस बात पर जोर दिया है कि जहां सरकार की एजेंसियां अपना काम करेंगी, वहां हर ट्रेड एसोसिएशन में एक स्पेशल टास्क फोर्स बने जो इस बात को देखे कि उनके बाजार में यदि इस प्रकार की कोई नकली उत्पाद है तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पंजाब में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कल से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य भर में 24,453 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में बीएलओ राज्य के 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य 24 जुलाई तक पूरा किया जाएगा, जबकि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा। मतदाता सूचियों के संबंध में दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर तक पेश की जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य में 86.02% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। मैपिंग में मनसा जिला सबसे आगे है, जिसमें 96.07% और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला SAS नगर है, जिसमें 69.05% मैपिंग हुई है। इससे पहले कल मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें अनमैप्ड मतदाताओं से संबंधित सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने कहा है कि वे लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हैं कि मैपिंग का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मतदाताओं का वोट मान्य रहेगा या रद्द हो जाएगा। पंजाब राज्य में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत हो गई है। इसका जो पहला पड़ाव है हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन, वो कल से 25 जून से लेके 24 जुलाई तक चलेगा। इस पूरे प्रक्रिया में 24,000 से ज़्यादा BLOs 24,453 बूथ लेवल अफसर डिप्लॉय किए गए हैं
और साथ ही में हमारे 117 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स उनके साथ काम करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में वो हर घर जाएंगे, बीएलओ हर घर जाएंगे, हर घर जाके हमारे जो 2 करोड़ 14 लाख वोटर्स है उन तक पहुंच करके उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट के 2 सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट के सांसदों को आज अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। सांसदों ने स्पीकर से बागी सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की। शिवसेना के लोकसभा में कुल 9 सांसद चुनकर आए थे। इनमें से 6 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय की बात कही है। पिछले दिनों उद्धव गुट के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की थी। इसके जवाब में उद्धव गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके अलग होने वाले सदस्यों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद कहा कि हमने संविधान के प्रावधान के अनुरूप फैसला करने के लिए कहा है। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर संविधान सम्मत फैसला करेंगे। ये जो संविधान के प्रावधान है, प्रावधान की रक्षा करने के लिए हमने कहा कि किसी भी गुट को मंजूरात न मिले, नहीं मिल सकती कि कानून प्रावधान है। और दूसरी बात, अलग अलग बैठने की जो कुछ हो सकता है तो वैसे निर्णय में होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से या गुट करके आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं, तो संविधान की रक्षा करने का काम आपकी तरफ से होना चाहिए। इतनी हमारी आपकी इस बात से अपेक्षा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बुरे फंस गए हैं। सिख धर्म गुरुओं की बेअदबी वाला वीडियो वायरल हुआ है तो पंजाब की राजनीति में भूचाल आ खड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। जहां एक और अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरु दोषी करार दिया है तो फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के मामले में भी गुरुगांव पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं और ये मामला राजनीतिक रूप से और भी गर्मा गया है, जिसके बाद भगवंत मान सवालों के घेरे में है। बेअदबी वाले वीडियो से सुलगी पंजाब की सियासत। आरोपों की भंवर में बुरे फंसे सीएम भगवंत मान। चुनावी रण से पहले जून में छिड़ी राजनीतिक रार। पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम भगवंत मान का कथित बेअदबी वाला वीडियो राज्य की राजनीति में बम की तरह फूटा तो उसका धमाका चंडीगढ़ से लेकर राजधानी दिल्ली तक सुनाई दिया। वायरल वीडियो के बाद से राज्य की राजनीति में बयानों का जो शोर सुनाई दे रहा है उसने जून के महीने में गर्मी की तपिश को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो केस में हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने क्लीन चिट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मामले में डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है, जिसमें एक फर्जी फॉरेंसिक और साइबर एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। अकाल तख्त से गुरु दोषी करार दिए जाने के बाद से भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरियां फर्जी वीडियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेअदबी के दलदल में फंसे तो सियासत में आरोपों की झड़ी लग गई। राजनीतिक विरोधियों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर जून में जंगे ऐलान कर दिया। भाजपा ने तो आरोपों की मिसाइल का मुंह सीएम भगवंत मान की ओर मोड़ दिया। बीजेपी ने भगवंत मान पर सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है। चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया। सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। वायरल वीडियो में गुरु के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त ने कड़ा फैसला सुनाया था। सीएम मान को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया और पंथ यानी सिख समुदाय से कहा गया कि वे उनसे कोई संबंध ना रखें। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखे।
अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले पंजाब में वायरल वीडियो का जो जोरदार धमाका हुआ, उसकी गूंज ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। देखना दिलचस्प होगा कि भगवंत मान आरोपों की चक्रव्यूह से बच पाते हैं या फिर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पंजाब की राजनीति में जो सियासी पिक्चर शुरू हुई है वो अभी बाकी है। अभी बयानों के शोर सुनाई देते रहेंगे और पंजाब की राजनीति धधकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और उधर कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका पर अदालत ने फिलहाल कोई त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े अन्य मामलों में सीआईडी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तेजी से सुनवाई की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के सिंगल जज बेंच के सामने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली एक याचिका दायर की थी। हालांकि बुधवार को जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि तेजी से सुनवाई की इजाजत देने का कोई कारण नहीं है और ये भी कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी। हर कोई पर्सन को ये हक है, अधिकार है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रेयर कोर्ट में देने का वो हक सबको है। और कोर्ट क्या कर रहा है ये कोर्ट का मैटर है, हमारा कोई कमेंट नहीं है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी के एक कार्यक्रम से कलकत्ता लौटते समय अभिषेक बनर्जी एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस दुर्घटना में उनकी आंख में गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने पहले देश के कई अस्पतालों में इलाज कराया और बाद में विदेश में जाकर इलाज करवाया था। हाल ही कलकत्ता हाईकोर्ट की एक और सिंगल जज बेंच के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एमएलए के हस्ताक्षर मेल न खाने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से 2 बार पूछताछ की थी। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित कुछ सीटों पर नियुक्तियों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर टीएमसी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों से संबंधित है। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी कर रही है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोलकाता में पूर्व टीएमसी विधायक अतेन घोष, उनकी बेटी और दामाद पर जमीन और बंगला हड़पने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पूर्वी कोलकाता के लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य के 3 मंजिला बंगले और उससे जुड़ी जमीन से संबंधित है। शिकायतकर्ता कमलिनी पॉल का आरोप है कि ये संपत्ति उनसे जबरन और बाजार मूल्य से कम कीमत पर ली गई। उनका कहना है कि उन्हें धमकाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और बाद में संपत्ति उनके हाथ से निकल गई। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि बिना उनकी सहमति के 50 लाख रुपए उनके खाते में जमा किए गए, जिसे बाद में लौटाने पर उनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस ने जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और धमकी जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की है और जांच बिधाननगर नॉर्थ थाना को सौंप दी गई है। पुलिस ने बताया है कि पूर्व विधायक और उनकी बेटी और दामाद पर पूर्वी कोलकाता में करीब 4 करोड़ रुपए कीमत के 3 मंजिला बंगले और उससे सटी जमीन पर करीब 9 साल तक अवैध रूप से कब्जा रखने का आरोप है। अतेन घोष और उनकी बेटी ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है और जांच में सहयोग की भी बात कही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नए परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर दिल्ली के धीरपुर में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस परिसर पर लगभग 1668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित परिसर में करीब 8000 विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जबकि पहले चरण में 5400 छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसंरचना तैयार की जाएगी। परियोजना में छात्रावास, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास, शैक्षणिक भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, पार्किंग और 2500 सीटों वाला सभागार भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये परियोजना दिल्ली में उच्च शिक्षा के ढांचे को नई मजबूती देगी और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आयोजित अंबुबाची महायोग आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। पवित्र नीलाचल पहाड़ी पर देश विदेश से पहुंचे संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु शक्तिपीठ मां कामाख्या की आराधना और साधना में जुटे हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिकता का वातावरण बना हुआ है। परंपरा के अनुसार विशेष अनुष्ठानों और देवी के पवित्र स्नान के बाद 26 जून की सुबह मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारा तो बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत थैंक यू। এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে যে এত সুন্দর খাবার দাবার সুবিধা পরিষেবা আমরা পাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে কোনো কেউ ক্ষুধার্ত থাকছে না, তারপর ঘোরাফেরা থাকার জায়গা, এ নিয়ে খুব ভালো। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজ্য সরকারকে। অজন্তা বাইদেউকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিয়েছে, যিনি একটু ব্যবস্থা করেছে, আগে থেকে বহুত ভালো ব্যবস্থা করেছে। और असम के कामाख्या मंदिर में चल रहे अंबुबाची मेले के बीच त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसे माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, में भी अंबुबाची पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस पवित्र मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरे परिसर में आध्यात्मिक और उत्सवी माहौल बना हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक अंबुबाची अनुष्ठान के तहत एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना की। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना जारी रहा और उन्होंने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। श्रद्धा, पारंपरिक मान्यताओं और मनमोहक सजावट के संगम ने माता बाड़ी में अंबुबाची पर्व को एक विशेष आध्यात्मिक उत्सव का रूप दे दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 19 से 24 जून तक चले एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। भारत में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 34 देशों के 400 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में जापान की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। चैंपियनशिप के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में फेंसिंग जैसे रोचक खेल को बढ़ावा देने की जरूरत है। भविष्य में फेंसिंग को और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। 12 गोल्ड मेडल है फेंसिंग में ओलंपिक्स में, और जो इसका इवेंट है फॉइल में, ईपी में और सैबर में, अलग अलग कैटेगरी में बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ये युवाओं को अगर जानकारी हो जाएगा एक बार फेंसिंग के बारे में, तो बहुत इसका पॉपुलैरिटी जल्दी बढ़ेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले एशियन गेम्स में इंडिया जरूर मेडल लाएगा फेंसिंग में। युवाओं का जोश मैंने देखा है, लेकिन ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास होना पड़ेगा। और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए 3 नए और अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने इन जहाज़ों के लिए करीब 5,700 टन विशेष डिफेंस ग्रेड स्टील की आपूर्ति कर समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। इनमें उन्नत स्टील फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अग्रय और सर्वेक्षण पोत INS संशोधक शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। सेल ने ये विशेष DMR 249A ग्रेड स्टील अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला संयंत्रों से तैयार कर उपलब्ध कराया है। ये स्टील उच्च तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, जो नौसैनिक जहाज़ों की मजबूती और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी का ये योगदान देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती देता है। सेल पहले भी कई प्रमुख नौसैनिक परियोजनाओं जैसे INS विक्रांत और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के लिए विशेष स्टील की आपूर्ति कर चुका है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और उनके परिजनों ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया और उसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वो प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्रियों के जीवन, योगदान और देश के विकास से जुड़े प्रदर्शनों को देखा। इस दौरे ने देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया।
बहुत अच्छा लगा, कभी हमने देखा नहीं था ये म्यूजियम और राष्ट्रपति भवन का जो पुराना इतिहास बताया मैडम ने, और जो फोटो देखे बहुत खुश हो गए। और सारे मतलब जितने भी मतलब चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा जी, ज्ञानी जैल सिंह, फरुखुद्दीन अली, सब कुछ दिखाया उन्होंने। राष्ट्रपति भवन और प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, ये सब देख के अच्छा लगा घूमने के लिए। और सब परिवार का साथ जो घुमा है ये भी बहुत अच्छा लगा। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में पूर्व राज्यसभा सांसद नबाम रेबिया की पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागरिक शासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के समक्ष समान व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं और नेतृत्व की पहचान विशेषाधिकार से नहीं बल्कि सेवा और जन कल्याण की भावना से होनी चाहिए। This book arrives at an important moment in Indian democratic journey. As the nation progresses, citizens expect transparency, accountability, and equal treatment under the law. Everybody should get equal opportunity and equal treatment. They seek a governance model where service rather than status becomes the defining characteristic of leadership. I appreciate Sriman Nabam Rabia ji for drawing upon his extensive experience in public life and parliamentary affairs to examine this rather very sensitive subject. आज का दिन भारत की पासपोर्ट सेवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। इसी दिन 1967 को पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था, जिसने भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए कानूनी ढांचा दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवा में बड़ा बदलाव। 1967 को पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था, जिसने भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए कानूनी ढांचा दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सरल और डिजिटल हुई है और देश के छोटे शहरों तक इसकी पहुंच भी काफी ज्यादा बढ़ी है। तो पासपोर्ट को लेकर जो तमाम अलग अलग जो विचार हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इसी के लिए ये जो रिपोर्ट है ये बहुत खास है। आप देखिए कि किस तरह से पासपोर्ट सेवा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पेश है रिपोर्ट। एक जमाना था जब पासपोर्ट कुछ खास लोगों को ही हासिल हो पाता था, लेकिन आज ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है। इसी उपलब्धि को याद करते हुए हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पासपोर्ट दिवस के अवसर पर पासपोर्ट कर्मियों को सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन ने आवेदन प्रक्रिया में व्यापक सुधार करते हुए इसे अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया है। Let me recall the words of Prime Minister Narendra Modi that Seva, Sushashan and Garib Kalyan are the core pillars driving our journey towards Viksit Bharat, and all of you dealing with passports contribute to that in many ways. The Prime Minister in fact highlighted how passport services have become a shining example of the transformation that India has seen in the last 12 years. भौतिक और डिजिटल सेवा केंद्रों के विस्तार से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हुआ है और सेवाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंची है। वर्ष 2014 में देश भर में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे और सालाना लगभग 83 लाख पासपोर्ट जारी किए जाते थे। आज ये नेटवर्क बढ़कर 544 केंद्रों तक पहुंच चुका है। इनमें पासपोर्ट सेवा केंद्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी शामिल हैं, जिन्होंने छोटे शहरों और कस्बों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। इस विस्तार में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डाक विभाग के मौजूदा ढांचे का उपयोग कर इन केंद्रों ने टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। इसके साथ ही विदेशों में स्थित 170 से अधिक भारतीय मिशनों और दूतावासों को भी एकीकृत कर वैश्विक भारतीय समुदाय के लिए केंद्रीकृत सेवा प्रणाली विकसित की गई है।
पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 के तहत सरकार अत्याधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर दे रही है। बायोमेट्रिक चिप आधारित ई पासपोर्ट देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आवर्जन प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिकायत निवारण मंच भी विकसित किए जा रहे हैं। पासपोर्ट सेवा अब पर्यावरण और लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रख रही है। कई कार्यालयों को ग्रीन पासपोर्ट केंद्र बनाया जा रहा है, जहां सौर ऊर्जा और बारिश के पानी को इकट्ठा करने जैसी सुविधाएं हैं। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री के लिए भी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एयर इंडिया की अमृतसर उड़ान संख्या AI 479 22 जून को अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, जिसके बाद DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित ATC अधिकारी एवं ऑपरेटिंग क्रू के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है, जबकि मामले की विस्तृत जांच जारी है। एयर इंडिया ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर गो अराउंड प्रक्रिया के दौरान सीमित समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चला गया था। एयर इंडिया ने कहा है कि अमृतसर हवाई अड्डे पर एक पक्षी के टकराने की घटना के बाद रनवे निरीक्षण चल रहा था, जिसके कारण विमान को होल्डिंग में रखा गया। बाद में अप्रोच के दौरान रडार वेक्टरिंग के समय विमान ने थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आवश्यक समन्वय किया गया। एयर इंडिया ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। विमान को बाद में दिल्ली डाइवर्ट किया गया, जहां उसने सुरक्षित लैंडिंग की। अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के 405 मेगावाट पन्योर जल विद्युत परियोजना के पास स्थित 43 NEEPCO कॉलोनी में आई फ्लैश फ्लड के बाद 5 लोगों के लापता होने की खबर है। NEEPCO के परियोजना प्रमुख के अनुसार घटना में 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया है, लेकिन पिता पुल में सड़क अवरुद्ध होने के कारण उन्हें प्रभावित हिस्से को पैदल पार कराकर आगे उपचार के लिए भेजना पड़ा। तेजी से बढ़े पानी के कारण कई रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि क्षेत्र में मौसम की अस्थिर स्थिति के चलते बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में हुई भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद असम सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक याजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 72.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जल प्रवाह तेजी से बढ़ गया है। फ्लैश फ्लड के चलते पन्योर लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना क्षेत्र प्रभावित हुआ है और बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए परियोजना के एक स्पिलवे गेट को खोलना पड़ा है। बाढ़ के पानी और मलबे के बहाव से याजाली क्षेत्र में मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबर है। असम सरकार ने चेतावनी दी है कि ऊपरी इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी सबसे पहले धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर जिलों को प्रभावित कर सकता है और इसके बाद निचले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को अधिकतम सतर्कता बरतने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। SDRF, NDRF और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों की टीमें भी तैनात की गई हैं और उनको पहले से तैयार रखा गया है, जबकि अधिकारी लगातार नदी के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन ने ताजिया जुलूसों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ताजिए की ऊंचाई तय कर दी गई है, हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ये भी कहा गया है। आखिर क्या है ये नए नियम और क्यों प्रशासन को पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही है, आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बंगाल में आस्था मंजूर, अराजकता नहीं, उकसावा नहीं, अनुशासन चाहिए, बिना अनुमति जुलूस तो होगी कार्रवाई। मुहर्रम से पहले पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोलकाता पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार मुहर्रम के जुलूस पूरी तरह से प्रशासन की निगरानी में निकलेंगे। इसके लिए आयोजकों को पहले से ही अनुमति लेनी होगी और तय रूट का ही पालन करना होगा। प्रशासन ने ताजियों की ऊंचाई को भी सीमित करने का फैसला किया है ताकि बिजली के तारों, फ्लाईओवरों और अन्य सार्वजनिक ढांचों के पास किसी तरह का हादसा न हो। जुलूस में शामिल वाहनों और लोगों की संख्या पर भी नजर रखी जाएगा। सबसे अहम फैसला हथियारों के प्रदर्शन को लेकर किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जुलूस के दौरान किसी भी तरह के हथियार, तलवार, लाठी, चाकू या अन्य घातक वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी तरह के स्टंट, करतब या ऐसे प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं होगी जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुहर्रम धार्मिक आस्था और शहादत की याद का अवसर है, इसीलिए इसे गरिमा और शांति के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रशासन की नजर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी रहेगी। अफवाह फैलाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने या भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और क्विक रिस्पांस टीमों को भी सक्रिय किया जाएगा। कोलकाता समेत हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते वर्षों में देश के कई हिस्सों में धार्मिक जुलूसों के दौरान तनाव और झड़पों की घटनाएं सामने आई थी। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सरकार और पुलिस दोनों का जोर इस बात पर है कि मुहर्रम के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे की राजनीति को मौका न मिले। ताजिए की ऊंचाई तय, हथियारों के प्रदर्शन पर रोक, सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। पश्चिम बंगाल प्रशासन का संदेश साफ है, मुहर्रम की धार्मिक परंपराएं पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाए, लेकिन कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।